प्यारे से प्लेटफॉर्म एसीसी कोचिंग पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जीएस के लेक्चर सीरीज में लगभग 8वां लेक्चर होगा। और इसके पहले हम जो लेक्चर लेके आए थे आप सामने, मौलिक अधिकार पार्ट 1 लेके आए थे। हमने उसमें बताया था सर मौलिक अधिकार कितने हमको मिले हुए हैं और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या बेसिक डिफरेंस हैं, इसको हमने देखा था। और साथ साथ इसको देखते हुए आगे हमने देखा कि मौलिक अधिकार जब हमारा संविधान बना था उस समय सर मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकारों की संख्या को घटा दी गई है। इस समय प्रेजेंट टाइम में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। हमने कहा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सर इस 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा सर एक आर्टिकल नंबर 31 को हटा करके 300 में अर्थात इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक इस प्रकार से जो पहले मूल अधिकार हमको 7 मिलते थे, आज इस समय ये मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। ठीक पहले हमने मूल अधिकार को पढ़ा था, हमने कहा समता का अधिकार पहला होता है। सर हमने समता का अधिकार को पढ़ा था, हमने कहा था ये समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक की बात इसमें की गई है। इसमें जितनी भी बातें की गई हैं हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बहुत विधिवत तरीके से अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया था। साथ साथ हमने 6 प्रकार के जो 6 मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, 6 मौलिक अधिकारों का हमने नाम बताया था। और हमने बताया था कौन किस आर्टिकल में रखा गया है, इसको हमने बताया था एक तरीके से। और हमने ये कहा था कि जब हम लेक्चर नंबर 2 में आएंगे जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम देखेंगे और उसके अंतर्गत जितने आर्टिकल्स आते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे और आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम बात कर लिए थे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सर यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ कोड हमने करके लिखा है। ये मौलिक अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार इसी के अंतर्गत हैं। जैसे कुछ लोग मौलिक अधिकार का क्रम गड़बड़ कर देते हैं, तो इस एक क्रम ही सेट है। सर स से समता का अधिकार, इस स से स्वतंत्रता का अधिकार, इस स से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके माध्यम से आप 6 मौलिक अधिकारों का नाम इसी से आप क्रम से जान सकते हो। अगर एक क्रम याद रहेगा तो कभी कभी जब परीक्षा में आप बैठते हो तो कुछ आर्टिकल्स आपके दिमाग से स्किप कर गए होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको एक क्रम याद होता है तो कुछ आर्टिकल होते हैं जिसके माध्यम से आप पकड़ लेते हो कि इसके अंतर्गत ये आता है या इसके अंतर्गत ये नहीं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर बताएं, जैसे हम कहें सबको समानता किस अधिकार के तहत मिला हुआ है, परीक्षा में हम भूल जाते हैं आर्टिकल, तो आप जान जाते हो सर समानता का अधिकार तो पहला ही अधिकार है, अगर ये याद रहेगा। और पहला अधिकार 14 से 18 के बीच में आता है। पता लगा ऑप्शन में दूर दूर के ऑप्शन ऐसे हों 44, 45, 46 ना, और एक ऑप्शन हो 15, तो आपके दिमाग में आ जाएगा 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, तो आप आराम से कर सकते हो। कहने का मतलब थोड़ा सा एक गो थ्रू ऑप्शन वाला बात यहाँ से आ जाता है, ये याद रहेगा तो कुछ आप बात बना सकते हो, ना याद रहते हुए भी आर्टिकल को। ठीक, फिर हमने कहा था समता का अधिकार, बहुत हम डिटेल चर्चा किए थे, एक एक आर्टिकल के बारे में हमने आपको बताया था, बहुत धुआंधार तरीके से समझे थे। फिर अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। हमने कहा संविधान में आपको कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले स्वतंत्रता भी 7 होती थी, वर्तमान समय में ये स्वतंत्रता 6 रखी गई हैं। इसमें से भी एक स्वतंत्रता को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ध्यान रहे वो कौन है, मैं यहाँ देखो लिखा हुई हूँ, इतनी प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन जहाँ 19F लिखा हूँ वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, क्रॉस का चिन्ह लगाया है, क्योंकि यह मौलिक ये स्वतंत्रता का अधिकार हटा करके ये भी 300 में जोड़ दिया गया है। सर 31 भी जोड़ा गया है, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 19F को भी कहाँ जोड़ा गया है, 300 में, कानूनी अधिकार में। और किस संविधान संशोधन, वही संविधान संशोधन है 44 नंबर। ठीक, अब एक एक करके हम देखेंगे, हम एक एक करके सब देखेंगे। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं जब आर्टिकल नंबर 19 के ए पे आते हैं, ए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते चलेंगे। पहला आर्टिकल, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 19 नंबर पूछा जाता है बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, सर 19 नंबर। ठीक,
प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जैसे कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन माना जाता है? प्रेस। आपसे कोई भी संवाददाता या प्रेस वाला आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र है, जो भी उसके मन में आए, कोई मुद्दा है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, वो स्वतंत्र है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये बहुत बार पूछा गया है, हमारे हिसाब से 50 बार क्वेश्चन पूछा गया। सर प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है? सर 19A के तहत आती है। ये तो हो गई प्रेस की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ कुछ और स्वतंत्रताएं हैं, इसको समझ लें। बोलने की स्वतंत्रता भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता जब आता है कभी कभी ABC ये सब नहीं लिखा रहता, डायरेक्ट 19 लिखा होता है, तो आप 19 के साथ भी जाना होगा, ठीक। और यहाँ तक RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे क्या होता था कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, ये RTI 2005 में आया था, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, ठीक। RTI 2005 में आई थी। पहले एक कानून नहीं था। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट संस्था कौन चलाती है? कौन चलाती? गवर्नमेंट। जैसे हमने गवर्नमेंट को चुना है और गवर्नमेंट किसी को एम्प्लॉय के रूप में वहाँ बैठा दी है किसी ऑफिस में, जैसे हम कहें एक इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर JE AE एक्सियन बैठे हुए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए काम नियुक्त किए गए हैं? जनता के लिए। तो जनता स्वतंत्र है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि हमने ये काम के लिए आपको यहाँ पर नियुक्ति दिलाई है, तो आप 1 साल में क्या काम किए हो उसको हमें पूरा डाटा दीजिए। अगर वो डाटा नहीं देते हैं तो वो मौलिक मतलब इस कानूनी रूप से वो क्या हैं, वो दंडित किए जाएंगे। कानूनी समझ लो कानून के तहत नहीं काम कर रहे हैं। तो कानून हमको एक अधिकार दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी विभाग से आप RTI सुने होंगे, RTI लगाया था, ये इन्फॉर्मेशन निकल के। जैसे मान लो अगर हम पूछें ग्रुप D में कितने फार्म पड़े हैं, तो RBI डिपार्टमेंट पे जाइए, एक RTI पेपर होता है, उसको भरिए, बाकायदा अपना नाम वाम भरिए और लगा दीजिए। उसका टाइम होता है, इतने टाइम बाद विभाग आपको उसके डाक के माध्यम से RTI में बता देगा। जैसे आप जो क्वेश्चन जैसे पूछ लिए कि सर ग्रुप D में कितने फार्म पड़े हैं, तो ये आपको उसको बताएगा, ठीक। यहाँ चंडीगढ़ से कितने फार्म आए हैं, तो सब इन्फॉर्मेशन आपको उनको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते हैं तो कानूनी रूप से क्या है, अपराधी हैं, ठीक। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था। और एक यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 नंबर, झंडा फहराने की स्वतंत्रता 2004 में। ये भी पहले स्वतंत्र हम नहीं थे, 2004 में झंडा फहराने की स्वतंत्रता हमको मिली। और 2005 में RTI की स्वतंत्रता हमको मिली। हम किसी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, लोगों को 2 चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, RTI और RTE, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, दोनों अलग अलग हैं। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करेंगे आगे, यहाँ नहीं बात करेंगे क्योंकि टाइम लॉस होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ की बात कर रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? सर 19K में। RTI की बात कहाँ है? सर 19A में। झंडा फहराने की स्वतंत्रता पहले नहीं थी, अब ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया। पहले सब लोग झंडा नहीं फहरा सकते थे, कुछ विशेष स्थान इंडिया में फिक्स कर दिए गए थे, जैसे लाल किला प्रधानमंत्री फहराएगा, और ऐसे कुछ मतलब जैसे इस प्रेजेंट टाइम में आम जनता झंडा को फहरा सकती है। ये अधिकार पहले नहीं था। कब से पहले नहीं था? 2004 से पहले नहीं था। अगर आप फहराते तो दंडित हो सकते थे, ठीक। तो ये अधिकार हमको कब मिला? 2004 में। RTI पहले, इसके पहले कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब का पूछने का अधिकार हमको नहीं था। अब हमको ये कानूनी अधिकार मिल गया, हम पूछ सकते उससे, ठीक। पहले पूछ नहीं सकते थे तो खूब धुआंधार करप्शन करता था, अब उनसे हम हिसाब किताब ले सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे आप 5 साल के लिए आप प्रधान चुनते हैं, बराबर RTI लगाते रहते हैं कि इस साल कितना पैसा निकाला गया है हमारे गांव में और कितने पैसा कहाँ खर्च किया गया है,
ये आपको वीडियो वहाँ से बताता रहेगा कि इस गांव में इतने लाख रुपए निकाले गए हैं और इस काम के लिए। अगर गांव में 2-4 लोग मतलब थोड़ा सक्रिय रहें, प्रधान और वीडियो 1 रुपये नहीं खा सकता। ठीक, तो ऐसे चीज़ें हैं, RTI लगा के आप उसका इन्फॉर्मेशन लेते रहिए और उस पर कार्रवाई करते रहिए। ठीक, ये तो रही आर्टिकल 19A की बात, प्रेस की स्वतंत्रता और RTI और झंडा फहराने की स्वतंत्रता। एक बात यहाँ से और एडिशनल चीज़ हम बता देते हैं सर, ये जो RTI इसमें जोड़ी गई थी उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के गौरव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, सॉरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन? डॉक्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। ठीक, उस समय राष्ट्रपति कौन थे अपने यहाँ? APJ अब्दुल कलाम थे जब RTI आई थी। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इससे ज़्यादा इससे 19 का में नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आइए, देखो एक बार हम सब बारे में लिख लेते हैं। अब हम जब 19 के B में आते हैं तो B में क्या लिखा हुआ है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? संघ बनाने की स्वतंत्रता। ओ सॉरी, एक चीज़ यहाँ मिस हो रहा है, यहाँ पर लिखा गया है आप बिना शस्त्र घूम सकते हैं। बिना शस्त्र आप घूम सकते हैं। कहने का मतलब पहले ऐसी वो स्वतंत्रता थी, जैसे आप शस्त्र लेके नहीं घूम सकते, लेकिन आज आप कोई अस्त्र और शस्त्र अपने साथ न लिए रहें और पूरे भारत में जहां घूमना चाहें घूमते रहिए। पहले ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक, अब क्या हो गई? यहाँ आप लिख सकते हो बिना शस्त्र घूमने की स्वतंत्रता। मैं यहाँ आप हटा देता हूँ, बिना शस्त्र घूमने की स्वतंत्रता। पूरा मैं इसको हटाता हूँ, बिना शस्त्र घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये हो गई। ठीक, अब जब हम 3 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में क्या है? आप संघ बना सकते हो। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद सब बारे में बताता हूँ। संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक, ये हो गई। डी में क्या आता है? इसमें क्या होता है? आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? इसमें आर्टिकल नंबर 19 का ई में क्या कहा गया है? निवास करने की स्वतंत्रता। इसके बाद हमने कहा 19 आपको हटा दिया गया है, और जी में क्या लिखा गया है? ठीक, ये चीज़ हो गई। जितनी चीज़ें हमने लिख दी हैं, अब एक एक करके हम समझेंगे। देख रहे हैं हम अनुच्छेद 19A के बारे में भरपूर चीज़ें जान लिया है। अब हम 19B के बारे में आते हैं। हमने कहा ये पहले स्वतंत्रता नहीं थी, आप जहां मनमानी जहां चाहें ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया, आप जहां चाहो आप घूम सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि आप कोई अस्त्र और शस्त्र लेके नहीं चलोगे। ठीक, ये स्वतंत्रता कहाँ के द्वारा है, कहाँ से दी गई है? सर 19B में इसको लिखा हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं 19C में। 19C में लिखा है आप क्या कर सकते हो? संघ बना सकते हो। संघ किसे कहते हैं सर? 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह को संघ कहते हैं। जैसे मान लो आप कोई संघ बनाना चाहते हो, जैसे चिल्ड्रेन वेलफेयर के लिए,
मान लो आप चाहते हो कि हम हमारा कुछ लोगों का समूह हो जो चिल्ड्रन के एजुकेशन से संबंधित हो, हम उसमें जो जो बच्चा पैसे का कारण नहीं पढ़ पा रहा है उसको हम पढ़ाएंगे, और वो पैसा फंडिंग कहाँ से होगी, जो हम लोग की संघ होगा उन संघ के माध्यम से हम उसको कलेक्ट करेंगे, और वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे, जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उनको पढ़ाने में खर्च करेंगे। तो ऐसे इसे कहते हैं संघ। आप कानून मतलब कानून आपको ये अधिकार दिया हुआ है, आप संघ बना सकते हो, संघ बना सकते हो। वो कौन सा अधिकार है, 19C में। अब हम बात करते हैं ये आवागमन की स्वतंत्रता। ये आवागमन की स्वतंत्रता, आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हो या मध्य प्रदेश में रहते हो या राजस्थान में रहते हो, मतलब देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चाहे जहां चाहो, एक कानूनी आपको छूट दी गई है, जहां पूरे इंडिया में जहां घूमना चाहते हो कोई ईजा बीजा नहीं लगेगा, चाहे जहां आप घूमो, ठीक। लेकिन अगर आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस कर रहे हो तब के लिए कानूनन प्रावधान किए गए हैं, तब आपको बाकायदे दंडित किया जाएगा, ठीक। ये हो गया। तो आप अपने भारत के अंदर जहां चाहते हो वहां आ जा सकते हो। अब बात आती, कुछ लोग दिमाग में होगा सर निवास करने और आवागमन में क्या अंतर है। निवास माने क्या होता है कि आप अस्थाई वहां वास कर रहे हो। जैसे हम कहें जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें, कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर 2019 के पहले वहाँ ऐसा प्रावधान नहीं था, आप ज़मीन लेकर के वहाँ मकान बना लो, वहाँ आप ज़मीन ही नहीं खरीद सकते थे, ठीक। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये वहाँ भी ये प्रावधान हो गया कि अब आप वहाँ ज़मीन खरीद सकते हो, घर बना सकते हो और अस्थाई वहाँ वास कर सकते हो। तो पहले क्या था कि आप पहले क्या था कि आप हर जगह ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन कानून के तहत ये लिखा हुआ है आप पूरे भारत में कहीं पर भी जा सकते हो, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ अपना स्थायी निवास बना सकते हो। जैसे आप आज देख रहे होंगे कुछ लोग बलिया से हैं, वो रह रहे हैं इलाहाबाद, अपना यहाँ स्थायी निवास बना चुके हैं, यहीं का आधार कार्ड, यहीं पैन कार्ड, यहीं राशन कार्ड सब बना लिए हैं, जिसका मतलब ये यहाँ क्या हो गए, निवासी हो गए हैं। तो वही चीज़ यह हुआ है, यहाँ है निवास करने की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हो, कहीं पर भी जा सकते हो। पहले इसका अपवाद जम्मू कश्मीर हुआ करता था, आज वो भी ख़त्म हो गया है। और सर ये पूछा जाएगा आपसे आपके परीक्षा में कि जम्मू कश्मीर में 370 को कब हटाया गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 31 अक्टूबर 2019, ठीक। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को हटा करके ये प्रावधान कर दिया गया है कि अब आप जम्मू कश्मीर भी आप निवास कर सकते हो, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ घर बना सकते हो, वहाँ शादी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो वहाँ आप अस्थायी निवासी हो जाओगे। अब बात आती है 31 अक्टूबर को ही क्यों हो गया। सर 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती होती है, और सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है, भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और वो क्या किए, भारत में अपने बहुत महान काम किए। जो पहले अलग अलग प्रांत थे उनको जोड़ने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसी के तहत जम्मू कश्मीर भी अपना एक अलग राग में चल रहा था। तो सरदार पटेल ने पूरे भारत में जैसे हैदराबाद को जोड़ा था, ऐसे से बहुत से रियासतों को जोड़ा था, लेकिन जम्मू कश्मीर से काम नहीं बन पा रहा था, जो बाद में बना। लेकिन उसका श्रेय इन्हीं को दिया गया है, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर ये काम किया गया था। और इन्हीं के नाम से यूनिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है, जो अहमदाबाद में बनाया गया है नर्मदा नदी के किनारे, ठीक। तो 31 अक्टूबर ये बात हो गई है। सर अब बात आती है 19F की। हमने कहा कि 19F को अब हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कहाँ बनाया गया है, इसको कहाँ चेंज कर दिया गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको वर्तमान समय में 300A में स्थानांतरित कर दिया गया। है। और किस संविधान संशोधन,
संशोधन 1978 ए। ठीक, तो पूछा जा सकता है कि 31 आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19F को अब कहाँ रखा गया है? सर 19A में रखा गया, 300A में रखा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? सर 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। ये बात हो गई। अब आता है 19G। 19G क्या है? आप इतना तो कर लिए, कहीं निवास करने की स्वतंत्रता हो गई, आवागमन की स्वतंत्रता हो गई, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई, बिना शस्त्र घूमने की स्वतंत्रता हो गई, बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, आरटीआई मतलब किसी विभाग से क्या कर रहा है उसकी पूछने की स्वतंत्रता हो गई, झंडा फहराने की स्वतंत्रता हो गई। लेकिन बात होता है क्या ये आप इतना करने के बाद आप जीवित रह सकते हो? जब तक आप कुछ नहीं करोगे जीवित नहीं रह सकते। इसके लिए आपको एक स्वतंत्रता और दी गई कि आप कुछ न कुछ करो, और क्या करोगे वो आपके ऊपर है। ठीक, आप जो चाहो वो व्यवसाय कर सकते हो। इसे कहा गया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। वो कहाँ सर है? वो आर्टिकल नंबर 19F में है। इसके तहत आप चाहे जो व्यवसाय कर सकते हो, जो मन में आए वो व्यवसाय कर सकते हो, जहाँ मन में आए वहाँ व्यवसाय कर सकते हो। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 20 की। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, यही बहुत बार पूछा गया है। ठीक, इसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता आप दिमाग में रखे रहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा करंट से भी ऐड हो गया है। ठीक, इसमें से अगर दो हमेशा याद रहें तो ठीक ही है, अगर सब याद हो जाएं तो और बढ़िया है। ठीक, इसमें 6 में से, लेकिन 6 नहीं याद कर पाते, 2 तो हमेशा याद होने चाहिए। अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 19E 2 हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब बात आती है जो मैं तीनों अनुच्छेद नीचे लिखा हूँ रेड कलर के पेन से, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, कहने का मतलब स्वतंत्रता के अधिकार से सर कितने आर्टिकल दिमाग में हमेशा रखने हैं? 5। आर्टिकल नंबर 19A, आर्टिकल नंबर 19E, आर्टिकल नंबर 20, 21, 21A। ठीक, ये बात कही गई है। ठीक, एक चीज़ यहाँ से हम देखेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, यहाँ से अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आर्टिकल नंबर मैं यहाँ लिखा हूँ 20। इसमें क्या कहा गया है? इसमें दो सिद्धि संबंधी अधिकार है। जैसे क्या है, 20 में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है दोषी अगर वो हो गया, तो जब वो कोई कांड किया है, जब दोषी होते समय जो कांड किया है उस समय ही उसको क्या किया जाए? दंडित किया जाए। पता लगा कि जब वो कोई कानूनन अपराध किया था उस समय फांसी की सज़ा नहीं थी, लेकिन 2 साल बाद फांसी की सज़ा हो गई, तो अब फांसी नहीं दी जाएगी, उसको जो सज़ा थी वही दी जाएगी। ठीक, और दूसरी चीज़, इसमें दोषी कौन है इसकी परिभाषा भी लिखी गई है, और एक अपराध के लिए एक बार दंडित होगा वो लिखा गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ लिखा गया है। एक अपराध के लिए मैं यहाँ ब्लैक्स लिख देता हूँ ताकि आप देखते रहें। दोष सिद्धि का अधिकार, इसमें 3 हैं। दोष सिद्धि का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 20A में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? इसको मैं लिख देता हूँ 21, मतलब पार्ट 1 में, मतलब 20 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है दोष सिद्धि के अधिकार। ठीक, जैसे मान लो पुलिस आपको आ गई अचानक पकड़ने, तो आप उससे पूछ सकते हो हमारा क्या दोष है, हमसे क्या दिक्कत हुई है कि जो आप हमको अरेस्ट करना चाहते हो। तो बात समझ में आया? वो आर्टिकल नंबर किस में है? 20A पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 1 में। जैसे इसका 20 में 3 पार्ट हैं, पार्ट 1 में लिखा गया है दोष सिद्धि का अधिकार। आप कोई पकड़ने आया, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे हमने कल सुरक्षा कर्मी आपको पकड़ने आया, दरोगा जी आपको पकड़ने आए, दरोगा जी से आप पूछ सकते हो हमारा दोष क्या है, हमको क्यों आप अरेस्ट कर रहे हो। तो वो किस आर्टिकल के तहत है? 20 पार्ट 1 में। दूसरा चीज़ 20 पार्ट 2 में क्या है? 20 पार्ट 2 में है कि
एक दोष का एक दंड, एक बार दंड। कहने का मतलब अगर हम दोषी हैं ना, अगर हम दोष किए हैं एक बार, अगर कोई चीज दोष किए हैं तो आज हमको एक बार दंड मिलेगा। पर ये नहीं कि पता लगा कि 4 साल बाद कुछ उसमें और प्रावधान हो गए फिर हमको दंड भुगतना पड़ा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आज आप कोई दोष किए हैं 10 साल की सजा उसमें लिखी गई, तो आप 10 साल सजा काट के आए, पता लगा 20 साल बाद कानून में कुछ बदलाव कर दिया गया कि अब वो दोष जो करेगा उसको हम फांसी दे देंगे, तो पता लगा कि अब फांसी आपको होगी नहीं, आप एक बार दोषी थे, एक बार आप सजा काट चुके हो, अब आपको कुछ नहीं होगा। ठीक, तो एक दोष का एक बार क्या सजा, ये हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे ठीक, ये हो गया। अब इसके अंतर्गत आते हैं 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। आप एक देख रहे होंगे अनुच्छेद नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है कि आपको जीवन मिला है, आप उसको अपने ढंग से जिए, मतलब जी लीजिए। पता लगा कि आपको जीवन मिला है और उस पर दबाव दूसरा कोई डाल रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, फला करो, ढकामा करो, ऐसे नहीं करना है। ठीक, आपको जीवन मिला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको स्वतंत्र हैं, जैसे मन चाहें वैसे जिए, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। ठीक, ये नहीं कि आपको जीने की स्वतंत्रता मिल गई है तो आप ऐसा जिंदगी जीने लगे कि पता लगा दूसरी स्वतंत्रता आप भंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ये है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये अधिकार दोनों ऐसे अधिकार हैं, ये दोनों ऐसे अधिकार हैं, अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21, आपातकाल भी लग जाता है तब भी दोनों अधिकार खत्म नहीं होते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर भेद हो जाता है कि अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आप ऑप्शन नंबर 21 को क्लियर कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर एक कह के आ जाए कि जैसे एक दे दिए ऑप्शन में अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21, तीसरा अनुच्छेद नंबर 22, अगला लिख दिया कि मतलब 4 नंबर में 1 और 2 दोनों, तो आप 1 और 2 दोनों के साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर अकेले कहेगा तो आप किसके साथ जाएंगे, 21 के साथ जाएंगे। पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान पूरे संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो निरस्त नहीं होता या शून्य नहीं होता, आपका आंसर होगा सर आर्टिकल नंबर 20 और 21। ठीक, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं दोनों, अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21। अब बात कर लेते हैं, इतने अधिकार आपको मिल गए, दोष सिद्धि का अधिकार, एक दोष का एक बार दंड, ये चीज हो गया। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिल गया। अब 21 नंबर में जब हम देखते हैं तो क्या हो गया, जब इतने सब अधिकार मिल गए लेकिन हमको पढ़ने लिखने का अधिकार पहले नहीं था। ठीक, लेकिन बाद में यहाँ पर 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 ये 2002 में जोड़ा गया था। इसके तहत ये बताया गया कि 21 एक तहत कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्या हम अपने टेक्निकल टीम से जानना चाहेंगे ये चीज़ दिख रहा है? ठीक, देखिए हमने कहा कि आर्टिकल नंबर 21 पार्ट ए में ये 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में जोड़ा गया
इसमें ये प्रावधान है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है उसको उपलब्ध कराना या उसको प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। अब बात ये आता है कि सर ये मौलिक अधिकार तो बच्चों को दे दिया गया, लेकिन इसको प्राप्त कौन कराएगा, इसको उपलब्ध कौन कराएगा। ये इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराए, उनके माता पिता की जिम्मेदारी है उसको बेसिक शिक्षा से वंचित ना करें। ठीक, अगर मान लो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, बच्चा 13 साल का है, उसके माता पिता उसको दबाव से पढ़ना नहीं देना चाहते, तो क्या उसके माता पिता दोषी होंगे? जी बिल्कुल दोषी होंगे, क्योंकि उस बच्चे को कानूनी अधिकार मिल गया है कि ये मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है अगर बच्चा 6 से 14 वर्ष के बीच में है उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर शिक्षा उसको मिलने में जो लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वो कानूनी रूप से अपराधी होंगे, वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे उसके माता पिता हों। ठीक, लेकिन अगर बच्चा 15 साल का है तब वो कहता है कि हमारे पिताजी हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो संविधान उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक, ये अधिकार कहाँ तक है, इसका सुरक्षा कहाँ तक मिलती है बच्चों को पढ़ने की सुरक्षा? 14 तक, 6 से लेके 14 तक। ये बेसिक शिक्षा है। इस बेसिक शिक्षा प्राप्त करना हर भारतीय बच्चों की जिम्मेदारी है और हम माता पिता की जिम्मेदारी है, हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको बेसिक शिक्षा से वंचित न किया जाए। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर, जूनियर स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अपने साक्षरता रेट को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बच्चों को ड्रेस देती है, स्कॉलरशिप देती है, भोजन देती है, जूता देता है, बेल्ट देता है, कॉपी देती है, किताब देती है, बैग देती है। कहने का मतलब पढ़ने से संबंधित जितनी चीज़ें हैं सब सरकारें, राज्य सरकारें उसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर रखकर चल रही हैं। क्योंकि उसको एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है बच्चों को, वो उस मौलिक अधिकार का हनन न हो जाए, इसलिए राज्य सरकारें तटस्थ हैं इस आर्टिकल नंबर 21A को लेकर के। 46वां संवैधानिक संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो रही बात स्वतंत्रता से अधिकार से संबंधित जितने आर्टिकल हैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक, और हमने कहा था इससे 5 आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सर? 19A, 19G, 20, 21 और 21 पार्ट A, इतने आर्टिकल इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या आप नोट करेंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं, फिर इसके बाद आगे इसको प्रोसीड करेंगे। देख रहे हैं, जब हम स्वतंत्रता का अधिकार ये पूरा देखें और एक बार हम अपने सभी दोस्तों से कहेंगे कि एक बार आप कमेंट में ये हमें बताएं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या कहीं दिक्कत हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, एक बार हम देखना चाहेंगे कमेंट में। प्रभाकर पटेल जी, ओके, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। रवि गौड़ जी, गुलशन कुमार जी, भाग्यवान जी, प्रभाकर, अनुज, अंकित, विवेक, आ गया, ठीक है। लगभग लोग ये बोल रहे हैं कि सर समझ में आ गया है। ठीक, अगर आज ये समझ में आ गया है, लगभग वीडियो का टाइम भी सर ज़्यादा हो रहा है, आज वीडियो को हम यहीं रोकना भी चाहेंगे और जो मौलिक अधिकार के जो रिमेनिंग टॉपिक होंगे हम पार्ट 3 में इंक्लूड करेंगे और आगे देखेंगे। और साथ साथ आपको हम एक चीज़ आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप वीडियो, अगर आपको ये चीज़ें या कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्या होता है जब आप शेयर करते हो तो ये चीज़ें कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंचती हैं जिनको इसका बहुत ही आवश्यकता है। तो अगर ऐसे लोगों तक हम पहुंच पाते हैं तो हमको एक अलग एनर्जी मिलती है। ठीक, इसलिए हम आपसे एक कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़रूर, आप देख रहे हैं तो शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको इंक्लूड करें। ठीक, ये ज़रूर करें। तो इसी के साथ साथ हम आपसे आज के इस वीडियो में बस इतना आप रोक रहे हैं। थैंक यू।